तो हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट में हम लोगों ने चैप्टर 2 का पार्ट 1 पढ़ा था, तो अब हम लोग इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। ठीक है। तो पिछले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफ़र, मीर कासिम और इन सब के बारे में पढ़ा था, कहने कैसे उनको गद्दी मिली और कैसे वो वापस गिरा दिए गए। ठीक है। तो एट द लास्ट क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को क्या करना पड़ा कि उनको खुद लड़ाई करनी पड़ी, और उसके बाद क्या हुआ कि लड़ाई करने के बाद उनको गद्दी खुद अपने हाथ में लेनी पड़ी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। तो क्या किया इन लोगों ने, खुद ही अब नवाब बन गए। व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स? अब क्या था इनका मतलब? इट मीन ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। तो अब उनको पूरी अथॉरिटी मिल गई थी, पूरी पावर मिल गई थी, अब वो अपना काम आसानी से कर सकते थे। ठीक है। अब उनको कोई रोक टोक नहीं थी, नवाबों के पास नहीं जाना था उनको अपना काम करवाने के लिए, जो चाहे वो अपने आप कर सकते थे। ठीक है, ये था। तो बट इट ऑल्सो मीन समथिंग एल्स। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। एक और अब क्या है कि जैसे किसी को राजगद्दी मिली तो उसको राजा वाली फीलिंग तो आएगी, है ना। अब वो राजा बनना चाहेगा कि हम भी राजा ही हैं, तो अपने आप को राजा समझने लगे। जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, जो एम्प्लॉय थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो वो अपने आप को अब समझने लगे कि हम ही राजा हैं भाई, अब तो नवाब हम ही हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वे फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स टू कंपनी ऑफिशियल। अब कंपनी ऑफिशियल्स को उनको देना पड़ा। ठीक है। तो उनको ये देना पड़ा कि अपना ज़मीन भी उनको देनी पड़ी, और एज ए गिफ्ट उनको सब कुछ देना पड़ा। तो अब क्या था कि उनने अपना ज़मीन दे दी, मनी देने लगे सब, और ब्रिटिशर्स उसको लेने लगे। तो रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ असेम्प्ट ए फॉर्चून इन इंडिया। अब रॉबर्ट क्लाइव क्या था? रॉबर्ट क्लाइव जो था वो 18 ईयर्स की एज में इंडिया में आया था। ठीक है। जब वो आया था तो उसके पास कुछ नहीं था, ही वॉज बेयर हैंड। उसके पास ना संपत्ति थी ना कुछ था। लेकिन जब उसने इंडिया छोड़ा ना 1767 में, व्हेन ही लेफ्ट इंडिया, तो उसके पास वर्थ 4,102 यूरोस थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है ये उस समय की। ठीक है। इंटरेस्टिंगली ही वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764। 1764 में बंगाल का गवर्नर बना था, और 1767 में उसने इंडिया छोड़ दिया था। ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, बट ही हिमसेल्फ वॉज क्रॉस एग्जामिनेड इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ। ठीक है। तो 1772 में उसको क्रॉस एग्जामिन किया गया कि तुमने क्या काम किया, तुमने क्या संपत्तियां बनाई वहाँ पे, क्योंकि उसके पास बहुत सारी संपत्ति हो गई थी। ठीक है। तो उनको शक था कि इसने खुद ही करप्शन किया, उसको करप्शन हटाने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसने खुद ही करप्शन किया था, तो उनको शक था। तो ऑल्दो ही वॉज एडिक्वेट ही कमिटेड सुसाइड इन 1774 में उसने खुद सुसाइड ही कर लिया। ठीक है। इंडिया को उसने छोड़ दिया था 1767 में। ठीक। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करेंगे आसानी से, ताकि आप एकदम आसानी से, बहुत ही आसान शब्दों में, आप अपनी किताब भी खोल के देख सकते हैं, आसानी से समझ में आएगा आपको, है ना। However, not all company officials succeeded in making money like क्लाइव। तो हर एक कोई नहीं था कि क्लाइव की तरह संपत्ति बना सके। उसने तो कब्जा किया और आराम से संपत्ति बनाई अपनी। ठीक है। अब बहुतों का क्या हुआ, जो कम इंडिया में थे ऑफिसर्स, जो इंग्लैंड से आए थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिक्रूट किए थे इंडिया के लिए, तो मैनी डाइड एट एन अर्ली इन इंडिया ड्यू टू डिजीज वार इट वुड बी राइट टू रिगार्ड एज करप्शन डिसऑनेस्ट। ठीक है। बहुत लोग जल्दी मर गए, अर्ली डेथ हो गई उनकी, डिजीज़ की वजह से, वार की वजह से। ठीक है। तो उनको हम नहीं कह सकते कि वो करप्ट डिसऑनेस्ट थे, उनका हमें नहीं पता। ठीक है। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड एंड देयर अपरमोस्ट डिजायर वाज टू अर्न दो इन इंडिया, रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लेड अ कंफर्टेबल लाइफ। कुछ तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, मतलब बहुत पैसे वाले नहीं थे, ठीक थे। ठीक है ना। तो उनको क्या था कि उनको पैसा कमाना था और वापस ब्रिटेन में जाके एक आराम की ज़िंदगी जीनी थी, तो उनका ये लक्ष्य था। ठीक। तो बेसिकली इंडिया को वो लोग यूज़ कर रहे थे एज ए बिजनेस प्लेस। ठीक है। तो बिजनेस वो यहाँ पे करते थे, पैसा कमाते थे, वापस इंग्लैंड जाते थे, उनको वहाँ रहना था। ठीक है। Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches।
जो सक्सेसफुल हुए, जो कमा पाए, वो वापस गए और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी। दे वर कॉल्ड नवाब्स, एन एंग्लिक वर्जन ऑफ इंडियन वर्ड नवाब। तो उनको क्या नवाब्स बोलते थे, मतलब उनको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग था, वो नवाब नहीं बोल पाते थे, ठीक है। दे वर ऑफन सीन एज upstarts and social climbers in British society and were ridiculed and made fun in plays and cartoons। तो उन लोगों को सोशल क्राइम अपस्टार समझा जाता था, उनके ऊपर कार्टून बनते थे, ठीक है, ये सब होता था वहाँ पे। तो ये सब है, ठीक है। कंपनी इसके बाद क्या है, कंपनी रूल एक्सपेंड, उसके बाद कंपनी का रूल है वो एक्सपेंड होने लगा। आगे देखिए, ये एक सोच दिया हुआ है, हाउ डिड क्लाइव सी हिमसेल्फ। ये बहुत ज़रूरी नहीं होता है, आप इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें तो भी चलेगा, लेकिन आप ऐसे पढ़ सकते हैं, हम लोग पढ़ के देखते हैं, ठीक है ना। तो at his hearing in front of committee of parliament, Clive declared that he had shown an admirable resistance after the battle of Plassey। This is what he said। तो उसने जब पार्लियामेंट में उसके ऊपर आरोप लग रहे थे कि तुमने करप्शन किया, क्या किया, तो उसने अपनी सफाई दी। तो उसने क्या कहा, कंसीडर्ड द सिचुएशन इन विच द विक्ट्री ऑफ प्लासी हैज़ बीन प्लेस्ड मी ए ग्रेट prince was dependent on my pleasure, and outland city lay on my mercy। Its richest banker bid against each other for my smiles। I walked through the walls which were thrown open to me alone, piled on either hands with gold and jewels, Mr. Chairman। At this moment I stand astonished at my moderation। तो उसने कहा, जब मैंने जीता बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई की तो मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास इतना सोना था, चांदी था, सब जगह तिजोरियाँ खुली हुई थी, मेरे लिए सब कुछ खुला हुआ था। तो उसके ऊपर जो आरोप लग रहे थे वो बेसिकली वो अपनी सफाई देना चाह रहा था, ठीक है ना। वहाँ जो चेयरमैन था, मतलब जो हेड हेड था वहाँ पे, उसको अपनी सफाई दे रहा था। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंपनी रूल एक्सपेंड। अब क्या हुआ, कंपनी का रूल एक्सपेंड हुआ। इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एन एक्सचेंज इंडियन स्टेट, द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 से 1857 तक उनका एक्सपेंड होता ही गया। तो ये एक मेन टाइम पीरियड था जब उनने अपना मेजर एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा किया, ठीक है। सर्टेन की aspects emerges। The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory। Instead it used variety of political, economic, diplomatic method। तो उनने क्या सीधा लड़ाई करना छोड़ दिया, डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं करते थे। अब वो क्या करते थे कि डिप्लोमेटिक मेथड यूज़ करते थे। जैसे आपको पता है डिप्लोमेटिक मेथड जो होता है वो ज़्यादा यूज़फुल होगा, ठीक है। तो उसको यूज़ करते थे, तो इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक मेथड यूज़ करते थे और उससे अपना किंगडम को बढ़ाते थे, अपना साम्राज्य को बढ़ाते थे। अब क्या हुआ, बाद में बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। तो कंपनी रेसिडेंस इन इंडियन द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंस इन इंडियन स्टेट। तो उन्होंने अपने रेसिडेंट अपॉइंट किए। दे वर पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वाज टू सर्व द फर्दर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो उन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट शुरू कर दी, एजेंट्स रिक्रूट कर दिए। तो उनका काम क्या था, इंटरेस्ट, कंपनी के इंटरेस्ट में काम करना था। सिंपली जब वो अपॉइंट करेंगे तो अपने कंपनी के इंटरेस्ट में ही काम करवाएंगे, वो आपके इंटरेस्ट में थोड़ी ना काम करवाएंगे। तो दो द रेसिडेंट द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफियरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट। तो वो अब आंतरिक मामले में, इंटरनल मामले में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया जो ऑफिशियल्स थे उनने। दे ट्राइड टू डिसाइड हु वाज टू बी सक्सेसर टू द थ्रोन, हु वाज अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, वो सब मतलब करप्शन एक टाइप का करने लग गए। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू सब्सिडी अलायंस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस, दे वर प्रोटेक्टेड बाय कंपनी, ठीक है। तो उनको जो किंगडम था, बेसिकली छोटे छोटे किंगडम थे, तो उनको अपनी आर्म फोर्सेस रखने की इजाज़त नहीं थी, उसको कंपनी प्रोटेक्शन देती थी। ये सब चीज़ें करने लग गए, ठीक है। फिर but had to pay a subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection in a rural failed to make the payment, then part of the territory was taken as penalty। तो राजाओं को, किंगडम को वो सिक्योरिटी देने लगे, प्रोटेक्शन देने लगे, लेकिन साथ में उनको पेमेंट चाहिए था। अब पेमेंट जब राजा नहीं दे पाते थे तो वो क्या करते थे कि उनकी जो टेरिटरी होती थी वो एज ए पेनल्टी वो हमें दे दो कह देते थे। तो जैसे किसी राजा ने कहीं जीता, कहीं मतलब अपनी सिक्योरिटी दी किसी राजा को, अब उसका पेमेंट देना उसको, जैसे ईयरली मंथली पेमेंट देना है। अब उसके पास पैसे हैं नहीं, कमाई का साधन इतना है नहीं, तो वो पेमेंट कहाँ से दे। तो उसको क्या बोलते थे ये लोग कि पेमेंट नहीं दे सकते तो अपनी टेरिटरी हमें पेनल्टी के रूप में देनी पड़ेगी तुम्हें। और उनके पास फोर्स थी, आर्मी थी, तो उनको देनी पड़ती थी। तो एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन रिचर्ड वेस्ली वाज गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल जब ये थे रिचर्ड, तो क्या हुआ, नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू कंपनी इन 1801। 1801 में आधी टेरिटरी नवाब को, अवध के नवाब को, सिराजुद्दौला को देनी पड़ी,
ठीक है। एज ही फेल टू पे द सब्सिडरी फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस, क्योंकि वो पे नहीं कर पाया, फोर्सेस के लिए रुपए पे नहीं कर पाया। हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स टू सेट टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड, तो सिमिलर ग्राउंड में ये हैदराबाद की टेरिटरी उन्होंने अपने कब्जे में ले ली। ठीक है, तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, ये फिगर है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, नवाब सिराजुद्दौला ऑफ अवध विद हिज सन्स एंड द ब्रिटिश रेसिडेंट पेंटेड बाय टिली केटल, तो ऑयल पेंटिंग है ये एक बेसिकली। तो ये इसमें देख सकते हैं, ये बेसिकली ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड हमारे पास है, तो ब्रिटिशर्स ने जो पेंटिंग की वही हमें मिलती है, नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, ये उसके बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, और ये अंग्रेज हैं। The treaties that followed the Battle of Buxar forced Nawab Sirajullah give him much of his authority. Here, however, his forces in real splendor towering over the resident. ठीक है, ये दिखाया गया है कैसे खड़ा हुआ है ये सब अंग्रेज, ये देखिए फोर्सेस हैं पूरी। ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली एक आर्मी की तरह ही थी। ठीक है, और अपने उनके पास बंदूक थी, सब थी। इंडिया में उस समय बंदूकें नहीं हुआ करती थी, लोग तलवारों से लड़ाई करते थे। वो अपनी हाईटेक मशीनें थी उनके पास उस समय भी, मतलब नई नई बंदूकें उस समय शुरू हुई थी, तो उनके पास सारी फैसिलिटीज़ थी, इंडिया में नहीं था ये सब। व्हाट पावर डिड रेसिडेंट है, ठीक है। अब रेसिडेंट के पास क्या पावर थी, एक सोर्स दिया हुआ है। दिस इज़ व्हाट जेम्स मिल, द फेमस इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर फ्रॉम स्कॉटलैंड। जेम्स मिल के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे फेमस। उनने क्या लिखा है, we place a resident who really is a king of the country, whatever injunction of non-inheritance may be taken there, as long as the prince acts as perfect subservience and does what is agreeable to the resident, that is the British government, things go on quietly. They are managed without a resident appearing much in administration, but when anything of different nature happens, the moment the prince takes a course which the British government thinks wrong, then comes clashing. जब से मतलब उसका कहना था कि जब तक मतलब जो राजा महाराजा किंगडम हुआ करते थे वो अंग्रेज़ों के हिसाब से चलते थे उनके कहे पे, तो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब तक वो ठीक है, सब ऐसे सही चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ डिफरेंट करेंगे, ठीक है, जो पसंद नहीं है, तो उसके बाद क्लैश होगा। ठीक है, क्लैश होगा, सब कुछ होगा। तो इंजंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इंजंक्शन ऑफ नॉन इनहेरिटेंस। इंजंक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन ही जो अंग्रेज देते थे। ठीक है, सबसर्वियंस क्या होता है, सबमिसिवनेस, सबमिशन जानते हैं आप लोग, ठीक है ना, इसका मीनिंग इतना आसान नहीं है। अब ये देखिए, नेक्स्ट है टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे अब हम। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, तो टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। तो कंपनी रिस्टोर डायरेक्टली मिलिट्री कन्फ्रंटेशन when it saw a threat to its political and economic interest. This can be illustrated with the case of southern Indian state of Mysore. Mysore एक southern state हुआ करता था basically पहले। Mysore had grown into a strength under the leadership of ruler like हैदर अली। हैदर अली ने रूल किया वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बेटे टीपू सुल्तान ने रूल किया। तो मैसूर ने क्या किया, प्रॉफिटेबल ट्रेड किया मलाबार कोस्ट में। कंपनी यहाँ से पेपर, काली मिर्च, इलायची खरीदती थी। इन 1785 क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम। ये जो सैंडलवुड क्या होता है, चंदन की लकड़ी और काली मिर्च, इलायची, इनका ट्रेड इसने रोक दिया। ठीक है, एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद कंपनी। तो इसने बोला कि तुम कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करोगे। ठीक, तो ही वॉज ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड ए क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रेंच इन इंडिया। फ्रेंच जो थे उनके साथ उसके क्लोज रिलेशनशिप होने लगे टीपू सुल्तान के। एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प। अब वो अपनी आर्मी मॉडर्नाइज करने लगा उनकी मदद से। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉर्नवालिस रिसीविंग द सन्स ऑफ टीपू सुल्तान एज हॉस्टेजेस। अब ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले क्या हुआ, द ब्रिटिश वे फ्यूरियस, दे सो हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस। तो उनको लगा ये बहुत खतरनाक हैं, डेंजरस हैं, तो इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, इनको दबाना पड़ेगा एंड क्रश। ठीक है, इनकी 4 लड़ाई लड़ी गई। ठीक है, 4 wars were fought with मैसूर, 1767 से 69, 1780 से 84, 90 से 92 एंड देन इन 1999 लास्ट बैटल को बोलते हैं द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम। ठीक है, हाँ, सेरिंगापट्टनम, द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम।
इसमें क्या हुआ, द कंपनी अल्टीमेटली विन ए विक्ट्री, टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापट्टनम, मैसूर वॉज placed under the former ruling dynasty of Wodeyars and subsidiary alliance was imposed on the state. तो वो अपनी किंगडम को बचाते बचाते लड़ते रहते टीपू सुल्तान जो है कि मारा गया। बेसिकली लास्ट में टीपू सुल्तान मारा गया 1799 में, ठीक है। तो मारा गया तो क्या हुआ, यहाँ पे एक पेंटिंग बनाई हुई है, ये भी डैनियल ऑर्मे ने बनाई हुई है, ये ऑयल पेंटिंग हुई बेसिकली। तो Cornwallis receiving the sons of Tipu Sultan as hostages. The company forces were defeated by Hyder Ali, Tipu Sultan. But in 1792 attack the combined forces of Marathas, the Nizam Hyderabad and company, Tipu was forced to sign a treaty with British, by which the Tipu Sultan को treaty sign करनी पड़ी। इसमें क्या हुआ, his two sons were taken away as hostages. As a hostages टीपू सुल्तान के दो बच्चों को ले जाया गया। ब्रिटिश पेंटर्स ऑलवेज लाइक पेंटिंग सीन्स दैट शो द ट्रम्प ऑफ ब्रिटिश पावर। तो यही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो पेंटिंग ब्रिटिशर्स बनाएंगे उसमें वो अपनी ताकत दिखाएंगे कि हम कितने ताकतवर थे। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखो जैसे कि ये अंग्रेज खड़े हुए हैं, इनकी पूरी अथॉरिटी है और ये इसको एज ए हॉस्टेज इसको दिलवा रहे हैं कि हॉस्टेज बना रहे हैं पूरा। तो ये नहीं दिखाएंगे कि इंडिया में राजा महाराजा क्या थे, उनकी पावर क्या थी, वो उनको कोई मतलब नहीं, ठीक है। उनको अपनी पावर दिखानी है कि हम क्या कर सकते थे, हमने क्या क्या किया, ठीक है। ये था। तो ब्रिटिश अब ये तो हमने देख लिया कि कैसे हरा दिया गया सेरिंगापट्टनम में टीपू सुल्तान को, ठीक है। टीपूज टॉय टाइगर, ये एक पिक्चर है, बेसिकली असली पिक्चर है ये। दिस इज पिक्चर ऑफ बिग मैकेनिकल टॉय टीपू पोसेस, टीपू सुल्तान के पास। यू कैन सी द टाइगर मॉलिंग ए यूरोपियन सोल्जर when its handle was turned, the toy tiger roared and the soldiers shrieked. This toy tiger is in the Captain Victoria and Albert Museum in London. The British took away when Tipu Sultan died defending his capital Seringapatam 4th May 1799। जब टीपू सुल्तान को मारा गया तो ये एक क्या बोलते हैं, एक टॉय मिला, एक तरह का खिलौना था। तो इसमें क्या था, एक शेर था, वो एक ब्रिटिश सोल्जर, यूरोपियन सोल्जर है, वैसे यूरोपियन सोल्जर को मार रहा है, ठीक है। यूरोपियन सोल्जर को मार रहा है और ये इसमें मतलब जैसे ही टॉय को चलाते थे तो एकदम वो मारता था, टाइगर रोर करता था और जो अंग्रेज था उसको एकदम खा जाता था। ये सब ऐसे दिखाया गया कि मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये था कि अंग्रेज कुछ नहीं, अंग्रेजों को दबा के कैसे रखना है, कैसे मारते हैं, ये सब मतलब टीपू सुल्तान वाज ए वेरी बिग नेम एट दैट टाइम, ठीक है। ही वाज द लेजेंड फॉर दैट टाइम एट दैट कैपिटल सेरिंगापट्टनम, वहाँ पे उसका राज था पूरा, ठीक है। इसलिए उसको टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा जाता है ये दिखाया। किंग्स ऑफन सराउंडेड बाय लेजेंड्स एंड देयर पावर ग्लोरीफाइड, ही वाज लेजेंड और टीपू सुल्तान वाज, ठीक है, ये सब है। तो ही बैटल्ड विद द टाइगर अनआर्म्ड, एक बार उसने टाइगर के साथ लड़ाई की थी। एंड मैनेज्ड टू रीच डाउन एंड पिक अप द ट्रिगर, फाइनली ही वाज एबल टू किल द टाइगर इन द बैटल। तो उसने शेर का शिकार किया था, बेसिकली शेर का शिकार किया था अपने टाइगर से, तो इसलिए उसको खिताब मिला था ये टाइगर ऑफ मैसूर। ही हैड द इमेज ऑफ टाइगर ऑन हिज फ्लैग, उसका जो झंडा था उसमें भी टाइगर की इमेज हुआ करती थी। नेक्स्ट, वार विद मराठास। तो अंग्रेज़ों ने सबके साथ लड़ाई की, ऐसा नहीं कि किसी के साथ लड़ाई की, अंग्रेज़ों ने किसी को छोड़ दिया। उनको सब जगह कब्जा करना था, उनने सबके साथ ही लड़ाई की, ठीक है। तो फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी ऑल्सो शॉट टू क्रब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर विद द डिफीट इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई हुई 1761 में। मराठा ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज शटर्ड। तो मराठाओं को लगता था हम दिल्ली तक राज करेंगे, लेकिन इन्होंने पूरा वो उनका जो मोटो था वो पूरा तोड़ के ही रख दिया। दे वर डिवाइडेड इनटू स्टेट अंडर डिफरेंट चीफ्स, तो स्टेट में डिवाइड कर दिया, सरदार बना दिए, ठीक है। बिलोंगिंग टू डायनेस्टी सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, अलग अलग किंगडम बना दिए। दे चीफ वाज हेल्ड टुगेदर इन ए अलायंस। अब उनको एक जैसे चीफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, तो सरदारों का एक पेशवा बना दिया, प्रिंसिपल मिनिस्टर, ठीक है। हु बिकेम इज इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इन पुणे में बैठता था वो, ठीक है। माताजी सिंधिया द नाना बांदियाज वे टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ द लेट 18th century। द मराठा क्या हुए कि मराठा शेड्यूल्ड इन ए सीरीज ऑफ वॉर, सबड्यूड इन अ सीरीज। अब मराठास को क्या एक बार में नहीं मार पाए अंग्रेज, एक बार में नहीं हरा पाए, तो उनको सीरीज ऑफ वॉर लड़नी पड़ी, जैसे बारी 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 बारी
लड़े वो, ठीक है। इन फर्स्ट वार एंडेड इन 1782 में पहली बार हुई, ट्रीटी ऑफ सलाबी वहाँ पे हुआ, तो वहाँ क्लियर विक्टर नहीं था, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुई 1803 से 5। इसमें क्या डिफरेंट फ्रंट पर लड़ाई हुई, ब्रिटिश गेन ओडिशा एंड द टेरिटरीज ऑफ द नॉर्थ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। तो अब यहाँ पे उन्होंने उड़ीसा जीत लिया, मराठाओं से लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने ये सब जीत लिया टेरिटरी, ठीक है। यमुना रिवर टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा दिल्ली, तो यमुना के किनारे जो जगह आती हैं जैसे दिल्ली आगरा और इसके बीच में जितनी जगह आती हैं वो पूरी उन्हें कैप्चर कर लिया। फाइनली द थर्ड क्रस्ट मराठा पावर 1817 से 19 में, मतलब 1782 से उन्होंने शुरू किया और 1819 में उन्होंने मराठा पावर को पूरी तरह से क्रश कर दिया। द पेशवा वर रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिदपुर नियर कानपुर विद ए पेंशन। तो पेशवा जो उन्होंने अपॉइंट किए हुए थे पहले प्रिंसिपल मिनिस्टर्स जो बनाए हुए थे, उनको क्या किया कि आप जाइए, ठीक है, बिथूर एक जगह है कानपुर के सामने, कानपुर के पास, तो वहाँ आप रहिए, हम आपको वहाँ पेंशन देंगे, ठीक है। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीटेड कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ विंध्यास, तो उन्होंने साथ में पूरा अपना कब्जा कर लिया। ये देखिए लॉर्ड हेस्टिंग की एक पेंटिंग है, उसको एकदम ग्लोरीफाई किया हुआ है कि मतलब बहुत बड़ा आदमी, इसने पूरा राज किया। तक अब वो अंग्रेज़ों ने पेंटिंग बनाई है तो अपने हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमें रिकॉर्ड मिलते हैं, आर्काइव्स हैं उनके, उनके जो रिकॉर्ड हैं वो हमें वही रिकॉर्ड मिलते हैं, हमें अपने रिकॉर्ड तो कुछ मिल नहीं पाते क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही राज किया था, तो वही रिकॉर्ड अब पढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए द क्लेम ऑफ पैरामाउंसी, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट द अर्ली 19th सेंचुरी ऑफ कंपनी परसुएडेड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटरी। अब अर्ली 19th सेंचुरी में क्या था कि उनने एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया था, वो तो सबको दिख ही रहा था, है ना। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल 1813 से 1823 ये गवर्नर जनरल था। ए न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी वाज इनिशिएटेड। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, hence its power was greater than the Indian states. In order to protect its interests were justified in annexing and threatening to annex the Indian kingdom. This view continued to guide later British policies as well. तो अंग्रेज़ों ने बाद में अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, उन्होंने क्या किया, अब कोई भी इंडियन किंगडम है, कोई भी कुछ है, वो हमसे मतलब लड़ाई ना ले, क्योंकि हमारी पावर बहुत है, हम सबसे ऊपर हैं, हम सुप्रीम हैं, हम तुमसे बड़े हैं, और अगर कोई लड़ाई लेगा, अगर हमारे इंटरेस्ट में कोई आएगा, हमारी बीच में कोई आएगा, तो उसे हम देख लेंगे, ठीक है। बेसिकली एक तरह से लड़ाई की धमकी दी उन लोगों ने। दिस प्रोसेस however did not go unchallenged. For example, when the British tried to annex a small state of कित्तूर का एक स्मॉल सा स्टेट है, उन्होंने जब एनेक्स करने की कोशिश की, कर्नाटका में है वो बेसिकली, रानी चन्नामा took to arms and led the anti-British resistance movement। तो हर जगह रिवेल्स हुए, हर जगह लोगों ने लड़ाई की, ठीक है। तो कर्नाटका में कित्तूर में क्या हुआ, रानी चन्नामा थी, उनने ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट चालू किया। अब उनको अरेस्ट कर लिया गया 1824 में, लेकिन वो क्या बोलते हैं, उनको अरेस्ट किया और वो प्रिजन में ही मर गई 1829 में। बट रियान ए पुअर चौकीदार और ऑफ संगोली इन कित्तूर कैरीड आउट द रेजिस्टेंस, लेकिन उसके बाद भी रयाना है ये एक पुअर चौकीदार था, इसने भी लड़ाई को जारी रखा। विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। ही वॉज कॉट एंड हैंग बाय ब्रिटिश इन 1830। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो जाता था, अंग्रेज उसको रेबेल मानते, मतलब वो मानते थे कि हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, तो उसको तो छोड़ते तो थे नहीं वो लोग, ठीक है, या तो जेल में बंद कर देंगे या फांसी दे देंगे। तो रेहाना ने किया था, उसने बहुत तबाह किया था, उनकी तबाही मचाई थी, तो उनने क्या किया कि उसको हैंग कर दिया। ही वॉज हैंग बाय द ब्रिटिशर्स इन 1830। अब इसके बारे में आप लोग मोर पढ़ेंगे, सेवरल केसेस, इसके बारे में आपको पूरी किताब में आगे पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। ये एक स्टेच्यू ऑफ क्वीन ऑफ कित्तूर कर्नाटका, अब वो जो लड़ाई की थी उसकी मूर्ति आज के दिन में बनी हुई है वहाँ पे, ठीक है। इन द लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रशिया। 1830s के लेट 1830s में अब इनको चिंता होने लगी रशिया की। रशिया की क्या चिंता होने लगी, इनको लगा कि रशिया एक्सपेंड करेगा एशिया में और इंडिया में एंटर करेगा नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से इंडिया में एंटर कर सकता है रशिया। नॉर्थ वेस्ट कौन सा एरिया हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ जैसे अरुणाचल असम, नॉर्थ ऊपर की तरफ, वेस्ट हुआ राजस्थान हुआ, ठीक है, इस तरफ पंजाब की तरफ हुआ, तो वेस्टर्न इलाके से, नॉर्थ वेस्ट इलाके से एंटर कर सकता है।
दे फॉट ए प्रोलॉन्ग वार विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842। अफगानिस्तान की तरफ से रास्ता होते हुए कश्मीर की तरफ से आ सकते हैं ये लोग, ठीक है। सिंध वाज टेकन, अब उस समय तो था नहीं, उस समय पूरा एरिया एक ही था, सिंध था पूरा। अफगानिस्तान अब क्या हुआ, Sindh was taken over in 1843. Next in line was Punjab, but the presence of Maharaja Ranjit Singh held back the company. After his death in it, अब उनको सब जगह सिंध में उन्होंने कब्जा कर लिया, पंजाब पे वो कर नहीं पाए क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह थे वहाँ पे। After his death in 1839, two prolonged war were fought with the Sikh kingdom. Ultimately in 1849, Punjab was annexed. जब महाराजा रंजीत सिंह बेसिकली उनकी जब क्या बोलते हैं डेथ हो गई, तो उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, फिर ये लड़ाई करना शुरू की। इन्होंने 2 लड़ाई लड़ी, उसके बाद 1849 में पंजाब भी इनने कब्जे में ले लिया। पंजाब कब्जे में ले लिया, अब क्या हुआ, अब इनके पास पावर खूब थी। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसके बाद पढ़ेंगे हम। राजा रंजीत सिंह होल्डिंग ए कोर्ट। अब जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे तो अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं थी कि वहाँ पे ये जाके कब्जा कर सकें, क्योंकि उनकी पावर अलग थी, उनके पास आर्मी इतनी थी, उनके पास आर्मी में जज्बा इतना था कि अंग्रेज़ उसके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ेंगे। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड इन लॉर्ड डलहौसी, हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ रहे हैं, कैसे अंग्रेज आए, उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया, कब्जा करना शुरू किया, इंडियन स्टेट्स पे कैसे अपना रूल चालू किया, ठीक है। तो अगला क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में लॉर्ड डलहौसी गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 तक। तो उसने पॉलिसी बनाई, उसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड दैट इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मेल हियर ऑफ हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। तो बहुत ही चालाकी से उन्होंने क्या किया कि अगर कोई महाराजा, कोई राजा मर जाता है और उसका कोई वारिस नहीं होता, कोई मेल वारिस नहीं होता, कोई लड़का नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली वो टेरिटरी अंग्रेज़ों के पास आ जाएगी। ठीक ऐसा हुआ कि वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्स्ड बाय सिंपली बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन। तो ऐसे करके वो अपना किंगडम लेते गए, जैसे सतारा ले लिया उन्होंने, संबलपुर ले लिया, उदयपुर, नागपुर, झांसी। फाइनली 1856 में कंपनी ने अवध के ऊपर भी रूल कर दिया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैज एडेड आर्गुमेंट, दे सेड दे वर ऑब्लिग्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम मिसगवर्नमेंट ऑफ द नवाब। अवध में उनका क्या था, अवध में उनका मानना था कि हमें ये मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि जो अवध का राजा है वो मिस गवर्नेंस कर रहा है, मतलब वो अच्छे से गवर्नेंस नहीं कर पा रहा है, और जो नवाब है वो अच्छे से रूल नहीं कर पा रहा है। एंडेंजर्ड बाय humiliating way in which the Nawab were deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857। तो 1857 में जो लड़ाई हुई थी, सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं अंग्रेज उसको, तो ब्रिटिशर्स उसको सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं। सिपाही म्यूटिनी मतलब जो सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, लेकिन अवध के लोगों ने, जो पब्लिक थी उसने खूब ज्वाइन किया था उसको, ठीक है, उसको खूब ज्वाइन किया था। एक पेट्रोट दिया हुआ है वीर सुरेंद्र साई का। अब ये देखिए, ये आप पिक्चर देखिए, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरियल पावर ऑफ इंडिया। ये पूरे चैप्टर में ये बताया गया कैसे उन्होंने एक्सपेंड किया था। लुक एट दिस मैप अलोंग विद ए प्रेजेंट डे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। इन ईच ऑफ दिस मैप ट्राई टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया दैट वर नॉट अंडर ब्रिटिश रूल। अब पहले स्टेट नहीं थे, अलग अलग जगह थी, ठीक है ना। जो उत्तर प्रदेश अलग है, आज राजस्थान अलग है, मध्य प्रदेश अलग है, उड़ीसा अलग है, बंगाल अलग है, महाराष्ट्र अलग है, केरल अलग है, हैदराबाद बोलने तेलंगाना अलग है, राजस्थान अलग है। तो उस समय सब ऐसे नहीं हुआ करते थे, ठीक है। अब इस मैप में आप देखिए 1797, इसमें एरियाज नॉट अंडर ब्रिटिश रूल, ये इस पिंक कलर में, पिंकिश कलर में किया गया है। तो ब्रिटिश रूल में क्या था, कैलकाटा था, थोड़ा बनारस का एरिया था, थोड़ा ये यूपी का एरिया होगा, थोड़ा बिहार होगा, वेस्ट बंगाल था, ठीक है। बाकी सब कहाँ था इनके पास, यहाँ उड़ीसा के साइड में नीचे की तरफ थोड़ा सा है, यहाँ केरला के ऊपर थोड़ा सा एरिया है। तो उनके पास कोई बहुत ज़्यादा एरिया नहीं था, और ये आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया था जो था इनके पास, इतना ही एरिया था। अब 1840 में इन्होंने अपना बढ़ा लिया एरिया अंदर ब्रिटिश रूल। अब ये येलो कलर का एरिया देखिए अब बढ़ता गया, यूपी में घुस गया, ये लखनऊ बच गया, नवाब थे वहाँ अवध के, वहाँ बच गया थोड़ा बहुत,
यहाँ घुस गया, यहाँ पंजाब की तरफ नहीं आ पाया, दिल्ली में थोड़ा सा, दिल्ली में भी पार कर दिया इसने, बॉम्बे में था, गोवा में था, मद्रास, केरला में नहीं था, कलकत्ता, और ये इधर पूरा इस एरिया पूरा इनने कब्जा लिया। लास्ट में क्या हुआ, 1857, इससे 17 साल बाद बस ये था, इससे केवल 17 साल लगे उनको। 17 साल में देखिए उन्होंने कितना एक्सपेंशन कर लिया, एक्सपेंशन कर लिया। अब उनके पास क्या, अब उन्होंने लखनऊ भी कब्जे में ले लिया, अवध के राजा को हरा दिया। नेपाल का एरिया, ये काठमांडू है, नेपाल का एरिया ये नहीं ले पाए थे वो अभी भी। उसके बाद ये बीच बीच में थोड़ा एरिया बचा हुआ था, राजस्थान का एरिया बचा हुआ था, सिंध के वो बगल में थोड़ा सा एरिया बचा हुआ था, ये सब था। अब ये एक्सपेंशन उन्होंने अपना धीरे धीरे कर लिया अलग अलग स्टेट में। तो वो 1857 तक भी कुछ स्टेट्स में रूल नहीं कर पाए थे, जैसे कि राजस्थान हो गया, और ये बीच का मध्य प्रदेश का थोड़ा एरिया हो गया, दिल्ली के साइड में थोड़ा सा एरिया हो गया, यहाँ पे ये अभी भी रूल नहीं कर पाए थे ढंग से। सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, गवर्नर जनरल था 1773 से 1785। ही was one of the many important figures who played a significant role। अब उसने बहुत significant रोल प्ले किया कंपनी के एक्सपेंशन में। By his time the company has acquired power not only in Bengal but also Bombay and Madras। बंगाल में ही नहीं, बॉम्बे, मद्रास, सब जगह पावर में आ गए। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। तो जो टेरिटरीज थी उनकी वो डिवाइडेड थी एज ए प्रेसिडेंसी, अलग अलग प्रेसिडेंसी में डिवाइडेड थी। देयर वर 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट साउथ डिवाइड कर देंगे ना, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, तो उन्होंने अपने स्टेट के हिसाब से डिवाइड कर दिया था। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, इज रूल बाय गवर्नर, अलग अलग गवर्नर थे, सब जगह के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल इन सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। तो उन्हें कानून व्यवस्था के लिए खूब मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाए, रिफॉर्म्स बनाए, ठीक है। इन्हें 1772 में नया सिस्टम लागू हुआ जस्टिस का। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होते थे। क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी अदालत बोलते हैं जिसको, और सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत बोलते हैं। आज भी आप देखेंगे जैसे कोई कोर्ट्स वगैरह होते हैं, कहीं कहीं दीवानी बोला जाता है, अब तक दीवानी है, ठीक है। अदालत तो बोला ही जाता है, दीवानी बोला जाता है, बेसिकली ये तब के ही वर्ड्स हैं। क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत बोलते थे, सिविल कोर्ट्स को दीवानी अदालत। मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फ्रॉम द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रेसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर ए काजी एंड ए मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स। जो क्रिमिनल कोर्ट थे वो काजी और मुफ्ती के अंडर में थे, लेकिन सुपरविजन उसका कलेक्टर्स करते थे, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे, डीसी उस समय। तो ये जो सिविल सर्विसेज है, ये सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और ये सब, ये उन्हीं के टाइम का अभी तक चला आ रहा है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसी समय की चली आ रही है। आज डीएम होते हैं, वो उस समय भी हुआ करते थे, अंग्रेज़ों के टाइम पे भी हुआ करते थे, वो अंग्रेज होते थे बेसिकली, कुछ इंडियंस भी होते थे उस समय। जिसने 12th कर ली, 10th कर ली, तो उसको बहुत पढ़ा लिखा माना जाता था। आपने जैसे 10th की हुई है ना, तो आपको बहुत पढ़ा लिखा माना जाएगा। 12th कर ली, आपको बहुत पढ़ा, आप सिविल सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इस तरह से माना जाता था। तो काजी जो होता है उसको जज बोलते हैं, बेसिकली मुस्लिम्स। मुफ्ती जो होते हैं ए जस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ डेट द काजी वुड एडमिनिस्टर। अब वो देखेगा मुफ्ती की लॉ कितना सही है नहीं है, लेकिन ये सब क्या होगा, ये सब कलेक्टर के अंडर में ही होगा, कलेक्टर जैसा बोलेगा वैसा ही होगा। ये एक इमेज दी गई है, द ट्रायल ऑफ वारेन हेस्टिंग पेंटेड बाय R.G. Pollard 78। When Warren Hastings went back to England, Immonbek accused him of being personally responsible for misgovernance of Bengal. This led to an impeachment proceeding in Bengal Parliament that lasted 7 years। तो जो ये गवर्नर जनरल ये वापस इंग्लैंड गया 1785 में, तो इसकी जैसे क्लाइव के ऊपर आरोप लगे थे, इसके ऊपर भी आरोप लगे, मिस गवर्नेंस के आरोप लगे। तो उसको जो कोर्ट था वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसको प्रोसीडिंग्स के लिए, इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग के लिए जाना पड़ा।
तो जितने गवर्नर जनरल और बड़े बड़े पोस्ट पे थे ज़्यादातर लोगों पे वहाँ केस चलने लगे, ये काम होने लगा। इम्पीचमेंट क्या होता है? ए ट्रायल बाय हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड फॉर चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट बॉट अगेंस्ट द पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। यहाँ जो हाउस ऑफ लॉर्ड मतलब जज होते हैं एक तरह के, तो वो लोग अपनी देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनकी बातें सब लोग सुनते हैं, है ना। यहाँ पे जो मेन लोग होते हैं वो बैठ के सुनते हैं क्या प्रोसीडिंग्स हैं क्या नहीं है। अब आगे मेजर प्रॉब्लम आज ब्राह्मण पंडित्स। तो ये लोग हर एक जगह कोर्ट्स बनाने लगे। हम क्या देख रहे थे, ये लोग हर जगह अपने कोर्ट्स बनाने लगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स थे, मुफ्ती काजी ये सब अपॉइंट किए हुए थे, इनने कलेक्टर्स के अंडर में सब काम करते थे, अपना कुछ इंडिपेंडेंट नहीं था। मेजर प्रॉब्लम वाज द ब्राह्मण पंडित्स। अब क्या था, ब्राह्मण पंडित्स इनके लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम थे कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज बेसिस ऑन डिफरेंट स्कूल ऑफ धर्मशास्त्र टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। तो उनके पास बहुत दिक्कत थी, अलग अलग जो धर्म पंडित थे वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते थे धर्मशास्त्र के, जो क्योंकि धर्म के हिसाब से ज़्यादा मुस्लिम अपने हिसाब से, हिंदू अपने हिसाब से। धर्मशास्त्र क्या होते हैं, संस्कृत टेक्स्ट होते थे, प्रेस्क्राइब सोशल रूल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर कंपोज्ड। तो धर्मशास्त्र से आपको पता है हिंदुओं को कि धर्मशास्त्र क्या होते हैं, धर्म के हिसाब से जो सज़ा दी जाएगी, क्या किया जाएगा, धर्म को फॉलो करने के लिए धर्मशास्त्र को फॉलो किया जाता है, ठीक है। To bring uniformity in 1775, 11 पंडित्स were asked to compile a digest of Hindu laws। तो उनको हिंदू लॉज की एक टोटल आप हमें कंपाइल करके दे दीजिए, उन्होंने कहा, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, आप कंपाइल करके हमें दे दीजिए। एंड बी हेल्ड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। अब उसको डाइजेस्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। 1778 में कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वेर ऑल्सो कंपाइल्ड। 1778 में मुस्लिम लॉज का कोड भी कंपाइल कर लिया गया, क्योंकि यूरोपियन जजेस को दिक्कत ना हो, सब एक जगह देख सकें। अंडर द रेगुलेशन एक्ट 1773 न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश विद द कोर्ट ऑफ अपील। द सदर निजामत अदालत वाज आल्सो सेट अप इन कलकत्ता। तो उन्होंने सब जगह कोर्ट बनाया, सुप्रीम कोर्ट भी बनाया जो अपील कर सके, आगे अपील कर सके। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है वैसे ही उस तरह से। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट में सबसे मेन कौन होता था, कलेक्टर, जिसको आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आज भी बोला जाता है। एज ए टाइटल सजेस्ट, हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर, दरोगास। His office, the collectorate, became the new center of power, patronage, and steadily replaced previous holders of authority। तो कलेक्टर के पास मेन पावर चली गई, उसको काम करना था, रेवेन्यू कलेक्ट करना था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, कि किसके मदद से, जज की मदद से, पुलिस ऑफिसर, दरोगा, पुलिस वाले सब की मदद से। जैसे आज के दिन में कलेक्टर्स जो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं, उनकी जो अथॉरिटी होती है, जिससे उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है डिस्ट्रिक्ट का, उसी समय से चला आ रहा है। ये अंग्रेजों ने बेसिकली इस्टेब्लिश कर दिया कि जो कलेक्टर्स होंगे वो अथॉरिटी को मेंटेन करेंगे, सब करेंगे, और वही हो रहा है आज के दिन भी। द कंपनी आर्मी। अब कंपनी की आर्मी के बारे में देखिए। कॉलोनियल रूल इन इंडिया बॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म बट इट्स पावर रीसेट ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। द मुगल आर्मी वाज मेनली कंपोज्ड ऑफ क्लेवरी। क्लेवरी क्या होता है, सवार्स होते हैं, ट्रेन सोल्जर और हॉर्सबैक, कैवलरी, हाँ सॉरी फॉर दैट, कैवलरी होता है। कैवलरी क्या होता है, जैसे घोड़सवारी करते हैं, आप परेड में भी देखते होंगे, रिपब्लिक डे की बीएसएफ के लोग घोड़सवारी करते हैं, तो वही होता है, इन्फेंट्री होती है एक तरह की घोड़े के साथ। दैट इज पैदल फुट। दे वर गिवन ट्रेनिंग आर्चरी यूजिंग स्वॉर्ड। Cavalry dominated the army of Mughal state, did not feel the need to have a large person trained in infantry. The rural areas had a large number of armed peasants and local zamindars often supplied Mughals with पैदल सोल्जर्स। पैदल सोल्जर्स, फुट सोल्जर्स, जो फुट के साथ होते थे, इनकी आर्मी ट्रेनिंग देते थे, सब कुछ करते थे, है ना। A change occurred in the 18th century when Mughal successor state like Andhra and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers। चेंज होना शुरू हुआ इन द 18th सेंचुरी। मुगल सक्सेसर स्टेट जैसे अवध, बनारस, वो पीजेंट्स किसान होते थे, उनको रिक्रूट करना शुरू कर दिया आर्मी में, प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी, हुई सिपोई आर्मी।
अब उनको वो देख के ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भी अपनी आर्मी बनाने लगे, उनने रिक्रूटमेंट किया अपनी खुद आर्मी का। उसको वो सिपाही आर्मी कहते थे, सैनिकों की आर्मी, सिपाही, ठीक है, मीनिंग सोल्जर। एज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज इन 1820 द कैवलरी रिक्रूटमेंट ऑफ ब्रिटिश आर्मी डिक्लाइन। अब वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई थी 1820s में, नए नए इंस्ट्रूमेंट आने लगे थे, तो अब घोड़सवारी वाली उनने चीज़ें कम कर दी। दिस इज बिकॉज ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट, वेयर सोल्जर्स वेर आर्म्ड विद मुस्कट्स एंड मैचलॉक्स। वो जगह जगह लड़ाई कर रहे थे, बेसिकली अपनी लड़ाई भी कर रहे थे वो यूरोपियन आर्मी, ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, बर्मा में, अफगानिस्तान में, इजिप्ट में। मैस्कट, मस्कट क्या होता है, हैवी गन यूज, अब गन वन यूज़ करने लगे। मैचलॉक, अर्ली टाइप ऑफ गन विद द पाउडर वाज इग्निटेड बाय द मैच। तो माचिस से पाउडर को इग्निट करके फायर करना पड़ता था, बहुत मेहनत वाला काम हुआ करता था पहले, आज की तरह नहीं कि ट्रिगर दबाया गोली चली गई। द सोल्जर ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप pace with changing military requirements and its infantry regiments now became more important. अलग अलग रेजिमेंट बनने लगे, इन्फेंट्री रेजिमेंट बनने लगे, ठीक है। इन अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप ए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। अर्ली 19th सेंचुरी में अब 1820s में सब वारफेयर की टेक्नोलॉजी बदलने लगी। तो उनने क्या किया, अंग्रेज़ों ने 19th सेंचुरी में यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर लागू कर दिया, मतलब सारी मिलिट्री एक जैसे काम करेंगी। तो सोल्जर्स वेयर इंक्रीजिंगली सब्जेक्ट टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, तो उनको यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग देने लग गए वो। जैसे उनको लड़ाई में भेजना तो अपनी टेक्नोलॉजी देने लग गए। ड्रिल, डिसिप्लिन, रेगुलेटेड इन देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर। डिसिप्लिन सिखाने लग गए, उनको ट्रेनिंग देने लग गए अपने तरह की। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया। Often this created problems since caste and community feeling were ignored in building force and professional soldiers. Could individuals so easily give up their caste and religious feeling? Could they see themselves as soldiers and not a member of community? अलग अलग धर्म के जात के लोग हैं, उनको दिक्कत होने लगी। हर एक कोई एक तरह की चीज़ फॉलो नहीं कर सकता, सबको अपने धर्म के हिसाब से भी चलना है ना। तो इस सवार ऑफ बंगाल इन द सर्विस ऑफ कंपनी पेंटेड बाय द अननोन इंडियन आर्टिस्ट, ये एक इंडियन आर्टिस्ट ने बनाया है 1780 में। सवार ऑफ बंगाल ब्रिटिश आर्मी में घुड़सवारी, कैवलरी होगा। आफ्टर द बैटल विद मराठास एंड मैसूर द कंपनी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेनिंग इज कैवलरी फोर्सेस को स्ट्रेंथ कर गया। ये ट्रेनिंग दी हुई है सब, क्या वो घुड़सवारी कर रहे हैं सोल्जर्स, दिखाया गया किस तरह से होती थी। देखिए अब इनके पास क्या तलवारें हुआ करती थी उस समय, गन नहीं थी कैवलरी में, तलवारें हैं इनके पास, गन नहीं चलाते थे वो। What did the sepoys feel? How did they react to the changes in their life? That is the sense the revolt of 1820 give us the simplest of world of sepoy who read about the chapter. और चैप्टर 5 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे 1857 में क्या रिवॉल्ट हुआ था। तो अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग लोग, ये सब कुछ एक जैसा फॉलो नहीं कर सकते, तो उन्हें अपना धर्म के हिसाब से भी चलना है, अपनी चीज़ें भी देखनी है। अब कंक्लूजन देखिए, हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, उसने अपना ट्रेड का एक्सपेंशन किया। पहले वो बेसिकली कलकत्ता से उसने एक्सपेंशन किया। कलकत्ता एक गांव हुआ करता था, उन्होंने उसको डेवलप किया पूरी तरीके से, बिल्डिंग्स बनाई, फोर्ट्स बनाए, डेवलपमेंट किया। तो ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई थी, लेकिन धीरे धीरे उनने नवाबों को हटाना शुरू कर दिया। जो वहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे उनको हटाना शुरू कर दिया। हर जगह तो वो हटा नहीं पाया, लेकिन जहाँ जहाँ वो हटा पाया उन्होंने हटाया और अपना राजस्व स्थापित करने लग गए। दे डिक्लेयर्ड देम सुप्रीम, लास्ट में उन्होंने अपने आप को सुप्रीम घोषित कर दिया कि हमारे आगे कोई नहीं है भाई, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज, अब कंक्लूजन देखते हैं। दस द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए ट्रेडिंग कंपनी टू ए टेरिटोरियल कॉलोनी इन पावर। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, वो एक कॉलोनियल पावर बन गया। इसलिए इंडिया को बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की। वो डिफरेंट कॉलोनीज ने दुनिया में अलग अलग जगह कॉलोनीज बनाई थी अपनी। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम ऑफ टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th century also aided this process. Till then, it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. Steamship reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to far off country like India. पहले उनको महीनों लगते थे, 6-6, 8-8, 9-9 महीने लगते थे। बाद में स्टीम शिप्स 19th century में डेवलप हो गई अर्ली में।
तो वो आने लगे. बाई 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज रूल ओवर 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. 1857 तक पावर उनकी इतनी बढ़ गई, 63% टेरिटरी उनने कब्जा ली और 78% पॉपुलेशन पर राज करने लगे. कंबाइंड विद द इंडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ रिमेनिंग टेरिटरी द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल इंडिया अंडर पावर. बेसिकली होल इंडिया को अपने पावर में ही ले चुके थे. एल्सवेयर कहीं और का देखा जाता है, जैसे कहीं और का हम देखें ना, स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में क्या हुआ करता था उस समय में, ये देखिए स्लेव्स की ट्रेडिंग हुआ करती थी उस समय. द डच ट्रेडिंग शिप रीच्ड साउदर्न अफ्रीका इन द 17th century. 17th century में पहुंची. सून एज स्लेव ट्रेड बिगेन, पीपल वर कैप्चर्ड, चेन एंड सोल्ड इन स्लेव मार्केट वेयर द स्लेवरी एंडेड इन 1834. There was 36,774 privately owned slaves in the Cape located at southernmost tip of Africa. तो वहाँ जाते थे विदेशी, क्या करते थे, स्लेव बनाते थे अफ्रीकन्स को. स्लेव बना क्या करते थे, उनसे सारा काम करवाएंगे. जो जानवरों से काम नहीं होता था वो भी उनसे करवाते थे. A visitor to the Cape in 1824 has left a moving account of what he saw at the slave auction. तो एक विजिटर था 1824 में, वो गया वहाँ पे, तो उसने स्लेव की जो ऑक्शन होती थी, बोली लगाई जाती थी, तो वहाँ देखा वहाँ क्या क्या चलता था. Having learned that there was to be sale of cattle, farm stock, etc. by auction, we halted our wagon for the purpose of procuring fresh oxen. Among the stock was female slave and her 3 children. The farmer examined them as if they had so many head of cattle. They were sold separately and to different purchasers. The tears, the anxiety, the anguish of mother while she cast her rendering look upon her children, and simplicity and touching sorrow of poor young ones while they clung to their distraught parent, contrasted with the marked insensitivity and secular consequence of the spectators. अब क्या हुआ कि वहाँ जो स्लेवरी चलती थी, तो एक ने एक किस्सा बताया है कि एक माँ थी, उसके 3 बच्चे थे, सबको अलग अलग बेचा गया. माँ को अलग बेचा गया, बच्चों को अलग बेचा गया, तो उनको सेपरेट किया गया. उनके आंखों में आंसू थे, सब थे, गुस्सा था, एंजाइटी थी, एंग्विश थी, लेकिन वो क्या कर सकते थे, उस समय उनके पास ना पावर थी ना कुछ था. इसलिए अफ्रीकन देश बहुत बार तक पिछड़े हुए रहे, क्योंकि उनको बहुत सप्रेस किया गया था. उनको इतना परेशान किया गया था कि इतने मर गए, क्या हुआ कुछ नहीं पता वहाँ बहुत. तो ये एक थोड़ा बहुत हिस्ट्री हमें मिलती है, कोटेड हिस्ट्री, कोटेड इन द नाइजल वर्डन एटल, द चेन्स दैट बाइंड द हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द केप 1996 में लिखा गया था. ये लोग गए वहाँ, उन्होंने जो देखा, आंखों देखी, हालत बताई, बहुत असल में हालत वहाँ बहुत ही डरावनी होगी. Let's imagine you are living in England in the late 18th or the early 19th century. How would you have been reacted to the story of British conquest? Remember that you would have to read about immense fortunes that many of the officials were making. अब इंग्लैंड में रह रहे हैं, सोचिए लेट 18th 19th सेंचुरी में, तो आप लोगों को क्या लगेगा, कैसा फील होगा. ब्रिटिश लड़ाई जीत रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप कैसा फील करेंगे, ये ऐसे इमेजिन कर सकते हैं. अब छोड़िए उसको. अब लेट्स रिकॉल, ये सब आप क्वेश्चन आंसर अगर आपने चैप्टर पूरा देख लिया ना, तब आसानी से लाइन बाय लाइन आपने चैप्टर देखा है, आप आसानी से इसको कर लेंगे. ये तो बहुत ही आसान होता है. दीवानी क्या होता था, क्रिमिनल कोड को बोला जाता था, पढ़ा हमने. टाइगर ऑफ मैसूर कौन था, टीपू सुल्तान था, अभी भी पढ़ा हमने. फौजदारी अदालत, सॉरी दीवानी नहीं, दीवानी अलग थी, ये फौजदारी अदालत क्रिमिनल कोड थी. सिपाही सिपॉय बोला जाता है. रानी चन्नम्मा कौन थी, किट्टूर की महारानी थी, जिनने अंग्रेजों से लड़ाई की थी, है कि नहीं. दीवानी थे राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू. सब मैच हो गए कि नहीं, हो गए सारे के सारे मैच. फिल इन द ब्लैंक्स आप आसानी से कर सकते हैं. द ब्रिटिश कॉन्कर्स द बंगाल विद द बैटल ऑफ प्लासी. बक्सर क्या था बताइए आप खुद. इसको आराम से वीडियोस को देख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं. हैदर अली टीपू सुल्तान वे रूलर्स ऑफ मैसूर, है ना, कहाँ राज करते थे. डलहौसी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि जैसे कि बच्चा मर जाए, जैसे कोई राजा मर जाएगा, उसकी कोई लड़का नहीं है, तो वो किंगडम अंग्रेजों के अंडर में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स.
ये आराम से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस, ये आप आराम से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लेट्स डू, ये आपको करना नहीं होता है, ये ज़्यादा बेसिकली जो क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपसे बना के पूछे जाएंगे, या तो ये पूछा जाएगा यहाँ से, या आपसे व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। अब थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, 1-2 मिनट में 50 मिनट का होने वाला है ये। व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया, उनको बिजनेस करना था इसलिए वो इंडिया में, अपने लैंग्वेज में आप इसको आराम से बना के लिख सकते हैं। व्हाट वेर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बंगाल नवाब्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या दिक्कत थी उनको, हमने सब पढ़ा। हाउ डिड एजम्पशन ऑफ दीवानी बिकेम द, हाउ डिड एजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट, अब दीवानी उनको मिल गया, रेवेन्यू मिलने लगा, सब मिलने लगा, तो उनको बेनिफिट होगा ही होगा। Explain the system of subsidiary alliance. In what way the administration of the company different from Indian rulers? एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी का कैसे डिफरेंट था इंडियन रूलर से, वो कैसे राज करते थे, क्या करते थे। इंडियन रूलर्स कैसे, इंडियन रूलर्स का अपना राज करने का था, अब कंपनी रूल करती थी वो अलग तरह से करती थी, उनके अपने सिस्टम होते थे, कोर्ट्स होते थे, सब होते थे। डिस्क्राइब द चेंज दैट अकर्ड इन कंपोजिशन ऑफ कंपनी आर्मी। कंपनी आर्मी पहले घुड़सवारी करते थे, पैदल फोर्स होती थी, बाद में बंदूक यूज़ करने लगे, मॉडर्नाइज होने लगे। इसको अपनी भाषा में, लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ही लंबा हो गया, इसको इतना रखते हैं, अगले में हम लोग चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हम ऐसी और वीडियोस बना सकें, ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच।